हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सभी लोगों का स्वागत है अमर्स अकेडमी में। बच्चों, आज हम सब लोग फिर से साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। मतलब जो साइंस पे डिस्कस कर रहे थे बेटा, तो साइंस जो हमारी है विज्ञान, जो हमारी विज्ञान है वो कितने पार्टों में, 3 पार्टों में बांटी गई है। ठीक है, पहला आपका था बेटा रसायन विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। तो हम लोगों ने बेटा डिस्कस किस पे किया था? सबसे पहले हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट ले ली थी, मतलब इकाई फर्स्ट। ठीक है, तो वो क्या थी बेटा? रसायन विज्ञान। तो उसका पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था और उस चैप्टर का बेटा आधा पार्ट हो गया था। आज जो पहले चैप्टर को फिर से हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम पार्ट 2 के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर जो था बेटा, उसका क्या नाम था? रासायनिक। क्या नाम था बेटा? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बच्चों, पीछे का आप लोग तो अच्छे से पढ़ ही चुके हो, आप लोगों के समझ में भी आया होगा। तो अब हम लोग जहां से टॉपिक छूटा था वहीं से डिस्कस करते हैं। बच्चों, अब हम सब लोग देखते हैं कि टॉपिक कौन सा था। अब नया टॉपिक जो आपका था बेटा, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण को बेटा क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उपचयन। ऑक्सीकरण तथा अपचयन। अभिक्रियाएं या फिर बेटा अभिक्रिया। तो बेटा अब हम सीधा बात किस पे करेंगे? सीधा हम बात करेंगे सबसे पहले जानेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है। क्या जानेंगे बेटा? कि ऑक्सीकरण क्या होता है। तो पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे ऑक्सीकरण। पहली हेडिंग हम लोगों ने डाली ऑक्सीकरण। इसको क्या कहते हैं बेटा? उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसकी डिफिनेशन देखेंगे, इसमें क्या होता है, ये सब चीजें देखेंगे। तो बेटा हम बात करेंगे, तो लिखो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। इसकी डिफिनेशन सबसे पहले समझिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना और हाइड्रोजन की कमी होना। हाइड्रोजन की कमी होना। क्या कह रहा बेटा ऑक्सीकरण? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी, वृद्धि होना और हाइड्रोजन की कमी होना। तो क्या कहलाते हैं? कम होना अपचयन। कम होना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। उपचयन कहलाता है। सिंपल सी डिफिनेशन। ठीक है, तो बेटा यहां पे आपको 2 चीजें समझ में आ रही है। ऑक्सीजन की क्या हो रही बेटा? वृद्धि हो रही। हाइड्रोजन की क्या हो रही? कमी हो रही। क्या हो रही? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, हाइड्रोजन की कमी हो रही। अब देखो, मान लो बेटा हमने क्या लिया? कार्बन और ऑक्सीजन। इनका क्या करा दिया? इनका हमने ऑक्सीकरण करा दिया। वही
उपचयन करा दिया। क्या करा दिया बेटा? ऑक्सीकरण करा दिया। तो इनके बीच में जब ऑक्सीकरण कराया तो क्या हुआ बेटा? CO2 क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है? कार्बन। ठीक है बेटा, ये क्या है? तुम्हारी ऑक्सीजन गैस। हाँ बच्चों, हम आपसे कुछ चीजें पूछना चाहते हैं। ठीक है, ये कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही ना, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो बेटा पूछते हैं यहाँ पे आपके क्रॉस क्वेश्चन जो आएंगे तो इस टाइप से पूछेंगे, कार्बन का अपर रूप क्या होता है? कार्बन का अपर रूप क्या होता है? कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप बेटा क्या होता है? पहला तो हो गया आपका ग्रेफाइट, क्या ग्रेफाइट हो गया। दूसरा बेटा क्या होता है? हीरा। हीरा जो बेटा है ये हमारे पृथ्वी पे सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। हमारे पृथ्वी पे जो पदार्थ पाए जाते हैं तो सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? हीरा। तो हीरा क्या होता है? जो कि बेटा क्या होता है? आधात माना जाता है। क्या माना जाता है? आधात। तो आज आप लोगों को बेटा पता हो गया कि कार्बन के अपर रूप भी क्या होते हैं। अपर रूप कौन कौन से होते हैं बेटा? ग्रेफाइट और हीरा। अब आप बेटा बात किस पे करेंगे? अगली टॉपिक जो आपकी है वो है क्या? अपचयन। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करिए अच्छे से और देख लीजिए। सिंपल सी डिफिनेशन है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चे पढ़ेंगे आने वाले पेपर में क्या होगा, उनको मुंह लटकाना नहीं पड़ेगा। आप लोग इसको अच्छे से समझिए और पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो आप किस पे बात करेंगे? अपचयन। इस पे दूसरी हेडिंग बेटा मेरे पास क्या है? अपचयन। अपचयन को अपघटन भी कहते हैं। क्या बेटा? अपघटन भी कहते हैं। क्या? अपघटन। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं बेटा? रिडक्शन। तो बच्चों आप देखेंगे इसकी डिफिनेशन भी सिंपल थी। इसकी डिफिनेशन होगी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन की वृद्धि होना, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की कमी होना तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होना अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। तो सिंपल सी डिफिनेशन आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बेटा हम लोग बात करेंगे इसके क्या है, एग्जाम्पल पे बात करेंगे। ठीक है, कि ये होता कैसे। अब बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन की कमी हो रही, वृद्धि किसकी हो रही बेटा? हाइड्रोजन की। किसकी हो रही? हाइड्रोजन की। मान लो बेटा हमने क्या ले लिया? कॉपर ऑक्साइड ले लिया। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ले लिया और बेटा क्या ले लिया? हाइड्रोजन। इसका हमने क्या करा दिया? रिडक्शन करा दिया। क्या करा दिया? अपघटन करा दिया। तो बेटा क्या होता है? कॉपर अलग हो जाता है और जल अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमको देखने को मिला कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन की क्रिया हो रही है। यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? रिडक्शन। कि हाइड्रोजन की क्या हो रही? वृद्धि, और ऑक्सीजन की क्या हो रही? कमी। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है बेटा? टूट रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके पास चला जा रहा है, आपका कॉपर अलग हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है? पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि। और पीछे जो पढ़े थे वो ऑक्सीजन क्या था? कार्बन से जुड़ रहा था। तो यहाँ पर बेटा क्या है? निकल रहा है। आप दूसरा एग्जाम्पल और लिख सकते हो बेटा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन इधर में चला जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन अलग हो जाएगा। क्या बन गया बेटा?
जिंक अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो ये भी क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। तो आपको ये चीजें कुछ देखने को मिली। आप लोग एक पॉइंट की पॉइंट नोट कर लीजिए, जहां पर अपचयन और बेटा अपचयन और उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, क्या बेटा, ऑक्सीकरण या ब्रैकेट में उपचयन, ये दोनों होंगे, उस अभिक्रिया को किस नाम से जानेंगे, ठीक है। अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं, दोनों अभिक्रिया एक साथ होंगी। वहां रेडॉक्स अभिक्रिया, वहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, मतलब जहां पे अपचयन भी होगा, ऑक्सीकरण भी होगा। मान लो बेटा क्या है, अपचयन होगा, क्या है बेटा, अपचयन होगा। और हमने क्या ऑक्सीकरण ले लिया, कॉपर ऑक्साइड का, क्या बेटा, कॉपर ऑक्साइड ले लिया। तो यहाँ पे दोनों अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, तो क्या हुआ बेटा, कॉपर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को किस नाम से जानेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। किस नाम से, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में याद रखना बच्चों कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही साथ होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही साथ होते हैं। तो आप लोग बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिए, एकदम धांसू नोट्स हैं, आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो पढ़ेगा बेटा वही आगे बढ़ेगा। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इतने सिंपल नोट, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को पढ़ाने में, बिल्कुल शॉर्ट नोट है, आपको लिखने और पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में भी आना चाहिए, ठीक बच्चों। तो अब हम बेटा बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक पे, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों अब हम सब लोग डिस्कस करेंगे संचारण, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दौरान हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव होते हैं। मतलब जब भी उपचयन की क्रिया होती है या उपचयन की क्रिया होती है तो हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। दौरान दैनिक जीवन में जो हम सब लोग जीवन जीते हैं बच्चों, तो उन सब में क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो आपके सामने हम दो टॉपिक दिख रहे होंगे, संचारण और विकृत गंधिता। संचारण और बेटा विकृत गंधिता। तो संचारण का मतलब ये कह रहा है जब कोई धातु नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तब धातु क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है। तब धातु क्या हो जाती है बेटा, संचारित हो जाती है। मतलब कोई भी धातु है उस पर कोई अनइफेक्टेड चीज आ जाए, वो धातु क्या हो जाए, खराब हो जाता है। जैसे लोहा होता है, लोहा बेटा मैन्युफैक्चरिंग होकर कंपनी से बाहर निकलता है, रोड पे आता है, तो किसके संपर्क में आता है, वातावरण के संपर्क में आता है। अब हमारे वातावरण में सब कुछ मिलेगा आपको, नमी भी मिलेगी, वायु भी, पानी, अम्ल, मतलब आज चीजें सब उसमें, धूल धक्कड़ जो भी होता है बेटा सब कुछ उसमें मिलता रहता है। तो उसपे क्या होती है, जंग लग जाती है और लोहा क्या है बेटा, सड़ने लगता है। तो ऐसे कोई भी पदार्थ हो क्या होता है, जब भी वो वातावरण के संपर्क में आता है तो क्या होता है, खराब होने लगता है कुछ दिनों बाद। तुरंत नहीं डायरेक्टली खराब होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद बेटा क्या है, खराब होने लगता है। अब उनको रोका कैसे जाता है, अगर किसी लोहे पे पेंट करके रख दिया जाता है तो कुछ दिनों के बाद खराब होते या नहीं खराब होते, ठीक है। या फिर कुछ पदार्थ ऐसे होते, मेटल्स होते हैं, उन पे क्या किसी चीज़ की लेयर लगा दी जाती है, ठीक है, मेटल बना के लगा दिया जाता है, तो बाहर की लेयर जो लगी होती है वही खराब होता है, अंदर जो रहता है बेटा वो सेफ रहता है, क्योंकि वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। जो भी संचारित करने वाले पदार्थ हैं, जैसे नमी नहीं पहुंच पाती है, ना पानी की एक बूंद जा पाती है, ना वहाँ पे अम्ल जाएगा, ना वहाँ पे बेटा वायु जा पाएगी, तब क्या होगा, वस्तु वो संचारित नहीं होगी। तो एग्जाम्पल के लिए आप जैसे वस्तु संचारित होती है तो कुछ उदाहरण है, जैसे क्या होता है, लोहे पर जंग लगना, और बेटा चांदी पर क्या होता है, चांदी सफेद होती है बेटा,
चांदी क्या होती है बेटा, सफेद हो जाती है। तो आपने देखा होगा चांदी जो पायल वगैरह होती है तो क्या हो जाती है बेटा, सबकी मम्मी सिस्टर लोग पहनती है ना, तो देखते हो पैरों में क्या हो जाती है बेटा, कुछ दिनों के बाद वो क्या हो जाती है, काली हो जाती है। चांदी के कोई भी पदार्थ होते हैं तो क्या होती है, सब काले पड़ने लगते हैं। ठीक है, चांदी पर काली परत जमना। बच्चों एक चीज आप लोग और देखिए, जैसे लोहे पे जंग लगना, ठीक है, चांदी पर काली परत। आपके घरों में तांबा होता है ना, तांबे की कोई चीज देखी होगी तो तांबा होता है, उसके अंदर जो क्या होती है, वो जब भी क्या है वायु वातावरण के संपर्क में आती है, मान लो क्या होता है बेटा, उस पानी के संपर्क में आ गई तो ज्यादा दिनों तक वो यूज हुआ करता है, तो उसमें क्या हो जाता है, तांबे में क्या आ जाता है बेटा, हरी परत जम जाती है। कैसी परत जम जाती है बेटा, हरी परत। तो सब लोगों ने देखा, सबके घर में कॉमन सी चीजें होती हैं, तो ठीक गौर करके उसमें देखना जाके, तो आपको क्या मिलेगा, अंदर देखना तो उसमें क्या होगा, हरी हरी सी लेयर आ जाती है। ठीक है, तो क्या होते हैं, तांबा में हरी परत जमना, तांबा में हरी परत जमना, तांबा पर हरी परत। ठीक है बच्चों, तो ये होगा। अगर इसको रोका जा सकता है, ठीक है, तो लिख लो रोकने के उपाय। क्या बेटा, रोकने के उपाय। रोकने के उपाय, तो जितने भी पदार्थ होते हैं बेटा, जैसे लोहा है तो इस पर क्या होता है, पेंट करके बचाया जाए। पेंट करके बचाया जाए, जो पदार्थ उसको क्या है, पेंट कर देना चाहिए, या फिर उसमें किसी मिश्रित धातु की प्लेट चढ़ा देनी चाहिए, या फिर कैसा क्या होगा, मिश्रित धातु चादर चढ़ा देनी चाहिए। इन तरीके से धातु को संचारित होने से बचाया जा सकता है। ठीक, तो आप लोगों को संचारण अच्छे से पता ही चुका होगा। ठीक है, अब बेटा बात करेंगे विकृत गंधिता। तो आप लोग ये पढ़ने से पहले सबसे पहले मेरी बात को सुनिए। विकृत गंधिता का मतलब होता है बदबू आना। तो जब बेटा ये धातु में ऑक्सीजन के संपर्क में आ रही है तो बेटा ये इतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो बात करेंगे विकृत गंधिता मतलब बदबू। जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं, जो भी हमारी खाने वाली चीज़ें हैं, तो क्या है बेटा, किसके संपर्क में आती हैं, सब ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, तो क्या आती है, वो बदबू देने लगती है, खराब हो जाती है, उसमें से स्मेल आने लगती है। तो वही ये सिंपल सी डिफिनेशन है, ज़्यादा लॉन्ग डिफिनेशन नहीं, शॉर्ट डिफिनेशन आप लोगों को बेटा क्या है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो अब क्या बात करेंगे, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल वसा के मंद आक्सीकरण से उनके खाद्य तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधता कहलाते हैं। मान लो आपने खाना बनाया, खाने में क्या होता है बेटा, तेल होता है, सब कुछ होता है। अब वो क्या हुआ, सुबह मॉर्निंग में खाना बनाया, शाम तक क्या होता है बेटा, खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जो ताप चाहिए, टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में अगर आप रखोगे तो खाना नहीं खराब होगा। अगर नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं होगा, प्रॉपर्ली ऑक्सीजन है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहेगा, तो क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो धीरे धीरे ऑक्सीजन क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उसमें से बदबू क्या है, धीरे धीरे करता है, मतलब मंद ऑक्सीकरण से वो क्या है, उसमें बदबू आने लगती है। तो क्या हो जाए, उसमें ऑक्सीकरण बार बार ऑक्सीजन के संपर्क में आता रहेगा, उसमें से स्मेल वगैरह आने लगेगी। तो इसके एग्जाम्पल जैसे क्या होते हैं, ये देखिए आप लोग, निम्न ताप पर पके हुए भोजन को, तो जितने भी खाद्य पदार्थ के उसमें और तेल वगैरह सब बेटा यूज होता है, काफ़ी ज़्यादा तेल से क्या और भी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जो चिप्स के पैकेट आते हैं, आलू का चिप्स आता है बेटा, आलू का चिप्स,
जिसे हम लोग अंकल की चिप्स नाम से जानते हैं, कई प्रकार के आते हैं, ठीक है बेटा। जितने भी खाने वाली चीज़ें होती हैं तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? उन पैकेटों में जो खाने वाले पदार्थ होते हैं बेटा उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस। कौन सी बेटा गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। अब समझ लो, अगर ऑक्सीजन गैस भरी होती तो चिप्स वगैरह क्या होते, सब मॉइस्चर हो जाते, नमी आ जाती उनमें ना, तो बेकार हो जाते, खाने में कोई टेस्ट नहीं आता और उसमें क्या आता, स्मेल आने लगती। तो आप सब लोग याद रखिए, जितने भी खाने वाले पदार्थ हैं पैकेट में आती है तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो वहीं पे जो अगला टॉपिक हमने कहा था कि जो आपका ये बेटा है, निम्न ताप पर पके हुए भोजन को रखना। आपने भोजन तैयार कर लिया तो उसको ऐसे निम्न ताप पर रख दीजिए जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, नॉर्मल हो, जिससे क्या हो, उसका जो भी आसपास का वातावरण हो पूरा अनुकूल रहना चाहिए और ताकि क्या हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा अगला पॉइंट किसी में और लिखिए, कुछ पॉइंट जो कि है, आप जितने अच्छे पॉइंट लिख दोगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलते रहेंगे। तो बच्चों बात करेंगे, अगला कह रहा है खाद्य, मतलब बेटा खाने वाले पदार्थ, खाद्य पदार्थों को वायु रोधी पात्रों में रखना। जितने भी बेटा खाने वाले पदार्थ हैं तो उनको क्या है, एक बंद जगह पे रखना चाहिए जहां पे ऑक्सीजन ना पहुंच सके, हवा ना जा सके, ठीक है बेटा। आप लोग एक पॉइंट और पढ़ लीजिए अच्छे से, खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे जो बेटा क्या प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के सामने नहीं लाना चाहिए, सीधे सूर्य के प्रकाश के सामने नहीं लाना चाहिए। सूर्य के प्रकाश संपर्क से बचा, क्या बेटा? संपर्क से बचा, मतलब सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश के संपर्क से, मतलब सूर्य का प्रकाश जो उसके बीच में लाना ही नहीं चाहिए उसमें, नहीं तो जल्दी खराब, क्योंकि क्या होगा, सब कुछ होगा ना उसमें, नमी, ऑक्सीजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी और बेटा नमी भी होगी, पानी भी होगी, सारी क्रियाएं होती रहेंगी, ठीक है। अब बेटा ये आप अच्छे से पॉइंट पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल वसा के मध्य ऑक्सीकरण से उनके खाद्य तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधता कहलाती है। पहला पॉइंट है निम्न ताप पर पके हुए भोजन को रखना, ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे ऑक्सीजन जा ही ना पाए, वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। फिर कह रहा है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना, खाद्य पदार्थों को ऐसी जगह, खाने वाले पदार्थों को रख देना चाहिए जहाँ पे वायु का संपर्क ही ना हो, ठीक। खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचाकर रखना। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, आपको कोई भी पढ़ने में बच्चों दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सीधा हम लोग बात करेंगे बेटा, जो आपका अगला टॉपिक होगा वो होगा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया। तो यही लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए। सीधा हम लोग उसी टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों हम सब लोग इस पर डिस्कस करेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया। तो आपके सामने दो अपक्रिया दिख रही हैं, तो अब देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा शोषी का मतलब क्या होता है। तो बच्चों आप देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है किसी चीज को निकालना। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है किसी चीज को निकालना। जैसे आप लोग वर्क करते हो तो ऊर्जा वेस्ट होती है तो क्या मिलता है हमें, बाहर पसीने टाइप में कुछ आपको वर्क मिलता है, ठीक है, हमारी बॉडी से कोई ना कोई इफेक्ट आता है। तो बच्चों कोई भी कार्य करो तो उसमें से कोई ना कोई चीज निकलनी चाहिए बाहर। जैसे रनिंग करते हैं, ठीक है, तो बाहर सांस फूलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा निकलती है, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी कार्य या वर्क करें तो चीज़ क्या है हमको दिखाई दे, ठीक है।
तो जैसे क्या कह रहा बेटा, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मान लो आपने क्या ले लिया, कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। क्या ले लिया था, कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तुम्हारे क्या थे बेटा, अभिकारक। अब उत्पाद का निर्माण हो रहा है, ठीक है बेटा, क्या हो रहा है, उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो इसमें से क्या निकल रही बेटा, ऊष्मा निकल रही। क्या हो रहा है बेटा, उत्पाद बना। अब उत्पाद बना तो इसमें क्या निकली बाहर, ऊष्मा। तो ऊष्मा जो निकली बेटा, कितनी निकली, 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक से उत्पाद बनने में कितनी ऊर्जा की जरूरत, ऊष्मा निकली बाहर 94.0। तो ये क्या बन गया आपका बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब इसमें से ऊष्मा बेटा क्या हो रही, बाहर निकल रही है। यहाँ पर ऊष्मा बेटा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक बेटा, अब आप लोग देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में, ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ऊष्मा को अवशेष करना। किसको बेटा, ऊष्मा को अवशेष करना, ऊष्मा अवशेष करना मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, मतलब किसी चीज को सोखना। ठीक है, अब कह रहा है जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश की आदि की आवश्यकता पड़े, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब अभी तक क्या हो रहा था बेटा, अभिकारक से जो उत्पाद बन रहा था, उसमें से ऊष्मा निकल रही थी। तो अब बच्चों देखेंगे क्या है, अभिकारक को तोड़ा जा रहा है। किसको तोड़ा जा रहा है, अभिकारक को। जैसे हमने क्या ले लिया, कॉपर ऑक्साइड ले लिया, कॉपर ऑक्साइड ले लिया, नहीं हो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। ये बेटा तुम्हारे पास क्या है, अभिकारक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड को बेटा क्या है, तोड़ना है। अब इसको तोड़ेंगे तो किस तरीके से तोड़ेंगे, अब इसमें ऊष्मा दें या विद्युत दें या प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अब इन तीनों में से एक चीज को यूज करेंगे। तो अब इन तीनों को जब यूज करेंगे तो उसका नाम क्या दे देंगे, ऊष्मा। अब इसको तोड़ेंगे बेटा तो क्या लगेगी, अब कार्य कर रहे हैं ना, जैसे हम कार्य करते हैं तो हमारे शरीर से क्या होता है, ऊर्जा वेस्ट होती है। कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, ऊर्जा होती है। अगर ऊर्जा होगी बेटा तभी कार्य करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये बेटा आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड निकल गया और बेटा CO2 निकल गया। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या हुआ बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीजें हुई। तो अब अभिकारक को तोड़ा तो हमें दो उत्पाद मिले। कितने मिले बेटा, दो उत्पाद मिले। अब ठीक, अब इसमें यूज किसका हुआ, ऊष्मा का यूज हुआ। किसका यूज हुआ बेटा, ऊष्मा का यूज हुआ। ठीक है, तो अब ये क्या है तुम्हारा, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये बेटा आपका कार्बन, जब कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना या तोड़ा गया तो उसमें से किसी ऊष्मा का किया गया, विद्युत प्रभाव चाहे ले लो, चाहे सूर्य का प्रकाश ले लो, किसकी मतलब तीनों की उपस्थिति में कोई भी एक होना चाहिए बेटा। तो उसके माध्यम से ये टूटा, तो हमने क्या ले लिया, ऊष्मा ले लिया, विद्युत की ले ली या फिर सूर्य का प्रकाश।
तो जब अगला उत्पाद बना तो इसको अभिकारक को तोड़ा तो उसमें ऊष्मा गई, ठीक है। उत्पाद दो बन गए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों से बार बार हमने कुछ क्वेश्चन रिपीट किए थे। कार्बन का अपर रूप क्या होता है? कार्बन का अपर रूप होता है ग्रेफाइट और हीरा। तो बच्चों आज का चैप्टर ये आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर की तैयारी में आप लोग लग गए तो आपका चैप्टर बेटा क्या हो गया? कंप्लीट। आपका चैप्टर बेटा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर साइंस की जो यूनिट फर्स्ट की केमिस्ट्री बच्चों वो कंप्लीट हो गई। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि मेरे साथ जो बच्चे जुड़ चुके हैं, जो पढ़ते हैं, वो अपने साथ कॉपी पेन साथ में लिखकर बैठे, जो जो मैं टॉपिक बताते जाऊँ उनको आप अच्छे से नोट करते चलें, ताकि क्या हो आगे की जो परीक्षा आए अभी आपको तो बार बार रिवीजन ना करना पड़े। कि आप नोट्स बना लोगे बच्चों तो क्या होगा, बार बार कोई भी वीडियो या नहीं देखनी पड़े, जो भी आप देखोगे एक ही बार देखोगे। तो मेरी एकेडमी में इससे पहले भी कह चुका था कि मेरी एकेडमी में हर चीज़ क्या है बहुत ही डीपली बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है। अब मेरे सीनियर सर थे जो प्रोफेसर अमर सर, वो भी आपको मैथ की अच्छी अच्छी क्लासें अब प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटर का भी मैं पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स की भी कुछ वीडियोज अभी अपलोड कर दूंगा, बायोलॉजी की भी कुछ अपलोड करूँगा। तो ठीक है, अभी मैं शुरुआत से ही पढ़ा रहा हूँ 10th में, बाकी आपको प्रॉपर लेक्चर मिलते रहेंगे। तो अब बेटा आपका ये चैप्टर क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। जिन बच्चों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं बच्चों अगले नए चैप्टर्स के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।